नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं टारगेट विद चंद्रा यूट्यूब चैनल। मैं हूं चंद्रभान। तो आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में, इमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो इस वीडियो में हम बहुत ही बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। हमारी ये कोशिश रहेगी कि आपके सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट हैं क्लियर हो जाएं, आपके डाउट जो हैं वो क्लियर हो जाएं। इस टॉपिक से संबंधित अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भ्रम है तो उन्हें दूर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो मेरा प्रयास यही रहेगा कि आपको बहुत ही बेहतर ढंग से ये चीज़ समझ में आए और बहुत सारे पॉइंट जो छूट जाते हैं वो भी आपके यहाँ पर ना छूटें। हर एक परीक्षा में जो है यहाँ से आने वाले प्रश्न कवर हो जाएं, यही हमारी कोशिश रहेगी। तो आइए शुरू करते हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे बोर्ड में, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों को 3 भागों में बांटा गया है। 3 प्रकार हैं इसके राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियों के। एक प्रकार है जिसे हम राष्ट्रीय आपात कहते हैं, नेशनल इमरजेंसी। इसको अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है। कौन लगाता है? राष्ट्रपति लगाता है। दूसरी बात है अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन अर्थात प्रेसिडेंट रूल। और जो तीसरा प्रकार है आपात का, वो है वित्तीय आपात, जिसको 360 अनुच्छेद के तहत लागू किया जाता है, लगाया जाता है। तो ये 3 प्रकार के जो हैं आपातकालीन शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम एक चीज़ आपको यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ कि इन तीनों की मैं एक साथ यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे कि आपको शायद ये लग रहा होगा कि अनुच्छेद 352 की बात यहाँ पर लिखी है, अनुच्छेद 356 की बात यहाँ लिखी हुई है और इसी तरह 360 की यहाँ पर लिखी गई है। पर ये बिल्कुल ऐसा मत समझिएगा आप। ये सारा का सारा डाटा जो है वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 का ही है। हम फिर नेक्स्ट वीडियो में 356 अर्थात राष्ट्रपति शासन और फिर वित्तीय आपात को पढ़ेंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है राष्ट्रीय आपात, अर्थात सिर्फ और सिर्फ हम पढ़ने वाले हैं अनुच्छेद 352 में। मैंने ये अलग अलग पार्ट में इसलिए रखा है ताकि अगर लाइन न खींचता तो आपको जो है मैटर जो है मिक्स हो जाता और समझने में प्रॉब्लम होती, देखने में समस्या होती। इस वजह से मैंने ऐसा किया है। तो ऐसा आप बिल्कुल मत समझिएगा कि इसके नीचे लिखा हुआ है तो ये इसका है और इसके नीचे ये लिखा है तो ये इसका है। आपको पूरी तरह फोकस करना है सिर्फ 352 में, अनुच्छेद 352 की। तो आइए शुरू करते हैं। तो राष्ट्रीय आपात की बात करें तो इसको कुल मिलाकर के 9 खंड में बांटा गया है। अगर हम संविधान में देखें तो 9 खंड में इसको बांटा गया। हालांकि ये एग्जाम की दृष्टि से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सारी की सारी बातें जो हैं स्टेप बाय स्टेप रखी गई हैं खंड में, और एक एक चीज़ को आपको बारी बारी से समझते हुए चलना है धैर्यपूर्वक। राइट। तो पहला जो देखते हैं, पहले खंड की बात करें कि पहले खंड में क्या कहा गया है। तो पहले खंड में बताया गया है कि राष्ट्रपति जो है एक उद्घोषणा के माध्यम से, प्रोक्लेमेशन के माध्यम से क्या करेगा कि वो राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है। तो राष्ट्रीय आपात की घोषणा करेगा तो सवाल ये आता है कि किस आधार पर करेगा, क्योंकि ये तो राष्ट्रपति ने, ये तो पता चला कि राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपात लागू किया जाएगा, ठीक। लेकिन अब आधार क्या होंगे, किस आधार पर क्यों लगाया जाएगा? तो संविधान में इसी खंड 1 में बताया गया युद्ध, वार। दूसरा है बाह्य आक्रमण अर्थात एक्सटर्नल एग्रेशन, और तीसरा है सशस्त्र विद्रोह, आर्म्ड रिबेलियन। था क्या है, चौथी बात ये लिखी गई है कि भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा अगर संकट में है, ठीक, तथा संपूर्ण भारत या उसके राज्य क्षेत्र के ऐसे भाग के संबंध में जिसे घोषणा में बताया जाए। तो ये जो अंडरलाइन वाली बात है, ये तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसको अंतः स्थापित किया गया, अर्थात जोड़ा गया। युद्ध, अगर युद्ध की बात करते हैं तो युद्ध का, अब बाह्य आक्रमण और युद्ध में क्या अंतर है? युद्ध का मतलब ये है जब ऐसी विषम परिस्थिति बन जाए कि दुश्मन को खदेड़ने के लिए हमें हमारे देश को एक कार्रवाई करनी पड़े, एक सैन्य कार्रवाई करनी पड़े, तो उसे हमें युद्ध कहेंगे। हम यहाँ पर इस शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं कि भारत किसी दूसरे देश पर आक्रमण करेगा तब हम उसे युद्ध कहेंगे। ये शब्द जो है इस्तेमाल नहीं किया गया है और अच्छा भी नहीं लगता है, क्योंकि हम एक उदारवादी देश हैं। हम जल्दी से किसी के ऊपर खुद से आक्रमण नहीं करते हैं। हम जवाब देना जानते हैं, जैसे को तैसा जवाब देना जानते हैं, लेकिन हम किसी का हानि नहीं चाहते हैं, किसी का नुकसान करना नहीं चाहते हैं। ये हमारे देश की संस्कृति है, ये हमारे देश की एक प्रकृति है हिंदुस्तान की। इसलिए हमारे संविधान में भी इस बात का ख्याल रखा गया है। इसलिए यहाँ पर यह नहीं लिखा गया है कि भारत आक्रमण करेगा, युद्ध शब्द का इस्तेमाल किया गया है। दूसरी बात है बाह्य आक्रमण अर्थात एक्सटर्नल एग्रेशन। इसका मतलब है कि जब कोई दूसरा देश हमारे देश के ऊपर अटैक करता है
तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को अगर लगता है कि राष्ट्रीय आपात लगा देना चाहिए तो राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर देता है। तीसरा पॉइंट है सशस्त्र विद्रोह। तो इसके बारे में मैं बता दूं कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा ये कहाँ पर जो प्रतिस्थापित किया गया, आंतरिक अशांति के स्थान पर इसको प्रतिस्थापित किया गया। दोस्तों, अंतः स्थापित का मतलब क्या है? जब जोड़ा जाए किसी चीज को, अंतर्विष्ट किया जाए, इंसर्ट किया जाए, राइट। लेकिन प्रतिस्थापित का मतलब क्या है? प्रतिस्थापित का मतलब है सब्स्टिट्यूट, बदल दिया जाए। तो वही चीज यहां पर लिखी गई है कि आंतरिक अशांति के स्थान पर 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ा गया, अर्थात आंतरिक अशांति को हटा दिया गया। उसका रीजन क्या है वो मैं आपको बता दूं। 26 जून सन 1975 ईस्वी में आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल घोषित किया गया था और उस समय की तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर थी श्रीमती इंदिरा गांधी और उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। तो इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री में बता दूं। ये समय जो है 26 जून 1975 के काल को हम एक काले अध्याय के रूप में पढ़ते हैं। काला अध्याय उसको बोला जाता है क्योंकि मूल अधिकारों को समाप्त कर दिया गया था लोगों के, और जबरन जो है जेलों में लोगों को ठूंसा गया था। हालांकि वो उस पर विस्तार से चर्चा करना यहाँ पर उतना अच्छा नहीं है, फिर कभी दूसरे वीडियो में मैं उस पर विस्तार से चर्चा करूँगा। तो आंतरिक अशांति के आधार पर जब लगाया गया तो अब ऐसी स्थिति दोबारा ना हो, ऐसी पावर का इस्तेमाल या दुरुपयोग सरकारें ना कर पाएं, इसलिए जब ये आपातकाल लगा उसके बाद में पहली बार एक गैर कांग्रेसी सरकार बनती है जनता पार्टी की, मोरारजी देसाई जी के नेतृत्व में, और वो प्रधानमंत्री बनते हैं। तब उन्होंने संविधान में संशोधन किया और संविधान में संशोधन करके आंतरिक अशांति की जगह पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को ला दिया, राइट। तो ये बात समझ में आई होगी। तो इस बात को भी आप समझ गए हैं। इसके बाद इस पर स्पष्टीकरण भी संविधान में दिया गया है। एक स्पष्टीकरण क्या दिया गया, और इस स्पष्टीकरण को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जोड़ा गया है। यह स्पष्टीकरण क्या है कि जैसे आप इस खंड 1 में देखते हैं कि युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह या देश के किसी भाग की सुरक्षा संकट में है, ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय आपात लगाया जाएगा, ऐसी बात लिखी गई है। लेकिन दोस्तों आप खुद सोचिए, अगर क्या राष्ट्रपति इस बात का इंतजार करेगा या हमारे देश की सरकार इस बात का इंतजार करेंगी कि युद्ध हो जाए उसके बाद ऐसे हालात पैदा हो तब लगाया जाए, या बाह्य आक्रमण हो जाए तो उसका इंतजार करेंगे, ठीक, या हमारे देश की किसी भाग की सुरक्षा संकट में है या वहाँ पर सुरक्षा में संकट हो जाए तब हम जा करके लागू करेंगे। ये बात कहीं हद तक जो है वो सही नहीं लगती है, इसलिए इस शब्द को जोड़ा गया, इस वाक्य को जोड़ा गया स्पष्टीकरण के माध्यम से संविधान में। और किस संशोधन के द्वारा? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। और इसमें कहा गया, क्या कहा गया कि भले ही ये जो आधार हैं ये वास्तव में ना हो, धरातल में अभी ये ना आए हों, लेकिन राष्ट्रपति को अगर ऐसा समाधान हो जाता है, सेटिस्फाई हो जाता है। देखिए, समाधान का मतलब यहाँ समस्या समाधान वाले समाधान से नहीं है, यहाँ समाधान की अंग्रेजी दी गई है सेटिस्फाई, अर्थात राष्ट्रपति कंफर्म हो जाता है कि भले ही अभी युद्ध नहीं हो रहा है लेकिन युद्ध हो जाएगा, या बाह्य आक्रमण नहीं हुआ है लेकिन हो सकता है, सशस्त्र विद्रोह नहीं हुआ है लेकिन हो सकता है, इस बात को लेकर के अगर राष्ट्रपति कंफर्म हो जाता है तो ऐसी स्थिति में वास्तव में वो चीज़ ना होते हुए भी वो पहले से ही राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। इस बात का उल्लेख स्पष्टीकरण के माध्यम से इसी खंड 1 में जोड़ा गया 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। आई होप ये बात समझ में आई होगी। आपको ना समझ में आई हो तो एक बार इसको आप फिर पढ़ लेना, ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं खंड 2 की। खंड 2 में कहा क्या बताया गया? खंड 2 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति अर्थात जो ये राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर दी गई, लागू कर दिया गया, इसको कैसे वापस लिया जाएगा। तो इसको वापस कैसे लिया जाएगा? एक घोषणा फिर बाद में राष्ट्रपति कर सकता है और
पुराने वाली घोषणा को उसमें वापस ले सकता है, अर्थात राष्ट्रीय आपात को वो वापस ले सकता है। ये भी बात कहाँ लिखी है? अनुच्छेद 352 के खंड 2 में, और इस बात को भी 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। राइट, आगे हम बात करते हैं खंड 3 की, और इस खंड 3 को भी 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। हालांकि मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। हाँ, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, इसमें कहा गया था कि आपात की घोषणा या इसमें परिवर्तन करने वाली घोषणा राष्ट्रपति बिना मंत्रिमंडल की लिखित सूचना के नहीं करेगा। अब इस बात को क्यों जोड़ा गया? इस बात को इसलिए जोड़ा गया क्योंकि आंतरिक अशांति के आधार पर जो राष्ट्रीय आपात 26 जून 1975 को लगाया गया था, उसमें प्रधानमंत्री ने सिर्फ एक वॉइस मैसेज किया था, एक कॉल किया था, ये कह सकते हैं सिर्फ बात की थी किससे? राष्ट्रपति से, और उनकी बात को राष्ट्रपति ने मंत्रिपरिषद की सलाह या कार्रवाई मान करके राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर दी थी। तो ऐसे राष्ट्रीय आपात आसानी से ना कोई लगा पाए, इस पावर का कोई दुरुपयोग ना कर पाए, इसलिए बाद में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा क्या किया गया कि ये बात रखी गई कि बिना मंत्रिमंडल की लिखित सूचना के, लिखित में सूचना होनी चाहिए, तभी राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा सकती है। एक बात ये। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी, अगर हम मूल संविधान की बात करें तो वहां पर मंत्रिमंडल शब्द कहीं पर भी नहीं मिलता है। लेकिन ये जो 44वां संविधान संशोधन किया गया, इसके द्वारा इसी अनुच्छेद 352 के खंड 3 में मंत्रिमंडल शब्द को रखा गया है, और बाकायदा मंत्रिमंडल शब्द को डिफाइन भी किया गया है, इसको परिभाषित भी किया गया है। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख कहां पर है? तो इसी राष्ट्रीय आपात के वाले अनुच्छेद 352 में है। ठीक है, परिभाषित क्या किया गया मंत्रिमंडल को कि मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट मंत्री जो होंगे उसको मंत्रिमंडल बोला जाएगा। यह बात जो है अनुच्छेद 352 के खंड 3 में लिखी गई है। राइटर्स, इसके बाद बात करते हैं खंड 4 की। खंड 4 में क्या गया है? कहा गया है कि ठीक है, मान लो राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर दी एक नोटिफिकेशन के द्वारा, एक घोषणा के द्वारा, लेकिन अब ये जो चीज है, इससे संबंधित जो संकल्प पत्र है वो सदन में जाएगा, दोनों सदनों में रखा जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा में, और दोनों सदनों से ये पारित हो जाना चाहिए, अनुमोदित होना चाहिए 1 महीने के भीतर। 1 महीने की अवधि के दौरान ये दोनों सदनों से इससे संबंधित, अर्थात राष्ट्रीय आपात से संबंधित जो संकल्प पत्र है, जो घोषणा पत्र है, वो पारित हो जाना चाहिए। ये बात खंड 4 में रखी गई है। ठीक, अब एक बात आपके दिमाग में ये आ रही होगी, अगर मान लो ये 1 महीने के अंदर नहीं अनुमोदित हो पाता है दोनों सदन से, तो क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में दोस्तों जान लीजिए कि ऐसी स्थिति में वो राष्ट्रीय आपात समाप्त हो जाएगा, वो लागू नहीं रहेगा। अर्थात जो संवैधानिक शब्द है कि प्रवर्तन में नहीं रहेगा, तो वो प्रवर्तन में फिर नहीं रहेगा अगर 1 महीने के अंदर अंदर उसको दोनों सदनों से अनुमोदित नहीं करवा लिया जाता है। एक प्रश्न ये भी बनता है कि मान लो इसी 1 महीने की अवधि के दौरान ही लोकसभा का विघटन हो जाए, लोकसभा भंग हो जाए, तो क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में मैं दोस्तों आपको बता दूं, ऐसी स्थिति में क्या होगा कि मान लो राज्यसभा के द्वारा अनुमोदित कर दिया गया, ठीक, और उसी 1 महीने के दौरान ही लोकसभा के द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया और लोकसभा विघटन उसका हो गया, लोकसभा भंग हो गई। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय आपात क्या लागू रहेगा? यस, राष्ट्रीय आपात लागू रहेगा। लेकिन आगे क्या होगा कि दोबारा जब लोकसभा पुनर्गठित होकर के बैठेगी और पहली बैठक में ही, अर्थात पहली बैठक की तिथि से 30 दिन के अंदर अंदर अगर लोकसभा से भी राष्ट्रीय आपात से संबंधित जो संकल्प है, अर्थात जो उद्घोषणा है, अगर उसको वहां से अनुमोदित नहीं करवा लिया जाता, तो फिर ये जो है स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। राइट, समझ में आया? एक बार फिर मैं बता देता हूं कि लोकसभा 1 महीने की अवधि के दौरान ही विघटित हो गई, ठीक, और उसके बाद राज्यसभा ने पारित कर दिया, लेकिन लोकसभा नहीं कर पाई। तो ऐसे में ये खत्म नहीं होगा, ये चलता रहेगा। अब जब दोबारा लोकसभा पुनर्गठित होकर के आएगी, कुछ समय लग सकता है, 2 महीना 3 महीना लग सकता है। उसके बाद जब
पहली बैठक होगी तो उस पहली बैठक की तिथि से 30 दिन के भीतर भीतर दोबारा फिर उससे संबंधित इसी राष्ट्रीय आपात से संबंधित जो विधेयक आएगा उसको पारित होना चाहिए लोकसभा से भी। तो फिर ये अब इसके आगे क्या होगा, अगर दोनों सदनों से पारित हो जाएगा तो इसके आगे दोस्तों क्या होगा, इसके आगे अब ये 6 महीने तक लागू रहेगा। अर्थात एक बार अगर दोनों सदनों से पारित हो जाता है, अनुमोदित हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में ये फिर 6 महीने तक लागू रह सकता है। और ये बात कहाँ लिखी गई है, खंड 5 में। इसमें कहा गया है कि यदि इस प्रकार की अनुमोदित घोषणा वापस नहीं ली जाती है तो दूसरे सदन द्वारा अनुमोदित तिथि से 6 माह तक लागू रहेगी। अब यहाँ एक बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है कि ये 6 माह की अवधि कहाँ से जोड़ी जाएगी, कहाँ से जोड़ी जाएगी। तो याद रखिए ये कहाँ से जोड़ी जाएगी, जैसे पहले किसी सदन ने, मान लो राज्यसभा ने कर दिया पारित, ठीक, अब इसके बाद लोकसभा भी उसको अनुमोदित करेगी, तो जिस दिन लोकसभा अनुमोदित करेगी उस तिथि से आगे 6 महीने तक जो है राष्ट्रीय आपात लागू रहेगा। तो ये कुछ ऐसा एक कह सकते हैं महत्वपूर्ण पॉइंट है जहां पर कई बार स्थितियां दिमाग की गड़बड़ा जाती हैं, समझने में दिक्कत होती है, इसलिए इस बात को याद रखिए। तो ये बात खंड 5 में रखी गई है। अब फिर यही बात है कि अगर हमें इसे 6 माह बाद तक और ले जाना है, मतलब 6 माह से आगे बढ़ाना है, तो 6 माह से जब आगे बढ़ाना है तो वही चीज़ होगी, फिर हमें दोनों सदनों से फिर अनुमोदन लेना होगा। दोनों सदनों से अनुमोदन लेने के बाद इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक, अब ये सवाल आ रहा है कि ये कितनी बार किया जा सकता है। एक बार तो 6 महीने लागू रहा, दोबारा फिर जो है दोनों सदनों से अनुमोदित करवाया गया और फिर 6 महीना लागू रहा। तो ये प्रक्रिया कर करके कितनी बार बढ़ाया जा सकता है। क्या संविधान में इससे संबंधित कोई अवधि या काल के बारे में कहा गया, या ये कहा गया है कि इतनी बार हम बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों संविधान में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि 6-6 माह करके अनंत समय तक इस राष्ट्रीय आपात को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि संविधान में इससे संबंधित कोई अवधि का उल्लेख है ही नहीं। तो दोनों सदनों से पारित कराने के बाद फिर वो 6 महीने के लिए लागू हो जाएगा आगे। इस तरह से आगे उसको बार बार बढ़ाया जा सकता है। एक क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि यदि लोकसभा का विघटन 6 माह की, अब फिर वही कंडीशन बनेगी कि उस 6 माह की अवधि के दौरान अगर लोकसभा का विघटन हो जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, क्या ये जो राष्ट्रीय आपात है वो लागू रहेगा। तो दोस्तों फिर वही चीज होगी सेम कि हमें क्या करना होगा कि अगर लोकसभा विघटित हो गई 6 माह की अवधि के दौरान ही, 6 माह के अंदर ही, तो ऐसी स्थिति में वो राष्ट्रीय आपात लागू रहेगा, समाप्त नहीं होगा। लेकिन जब दोबारा लोकसभा फिर पुनर्गठित होकर के आएगी तो उसकी जो पहली बैठक होगी उस पहली बैठक से 30 दिन के अंदर अंदर इसको लोकसभा से भी अनुमोदन की आवश्यकता पड़ेगी। अगर वहां से अनुमोदन मिल जाता है तो आगे के 6 महीने तक ये लागू रहेगी, वरना यहीं पर समाप्त हो जाएगी। तो ये बात मैंने पहले ही बता दी, सेम चीज यहां पर भी होगी। आगे हम बात करते हैं खंड 6 की। खंड 6 में कहा गया है कि खंड 4 और 5, अब यहां मैं एक बात आपको बता दूं कि जैसे आपके दिमाग में ये भी बात आ रही होगी कि दोनों सदनों से तो अनुमोदित हो रहा है, लेकिन अनुमोदन करने की प्रक्रिया क्या होगी, कैसे अनुमोदन किया जाएगा। तो उसी के बारे 6 में उल्लेख किया गया है कि खंड 4 और खंड 5 के प्रयोजनों के लिए संकल्प संसद के किसी सदन द्वारा उस सदन की कुल संख्या के बहुमत तथा उस सदन के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित किया जा सकेगा। इस बात को याद रखिए, अर्थात सदन की कुल संख्या का बहुमत तथा सदन में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत द्वारा पारित होगा, दोनों सदनों से, राज्यसभा से भी लोकसभा से, तब जाकर के ये जो है आगे लागू होगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। खंड 7 की बात करते हैं। इसमें यह कहा गया है कि पूर्वगामी खंडों में किसी बात के होते हुए भी यदि लोकसभा इस प्रकार की घोषणा को वापस लेना चाहती है और इससे संबंधित जो है अनुमोदन करती है, देखिए अनुमोदन का क्या होगा, दोबारा फिर अनुमोदन कहा जाएगा। अर्थात लागू करने का अनुमोदन किया गया तो उसे वापस लेने के लिए जो अनुमोदन किया जाएगा उसे अनुमोदन बोलते हैं। तो संविधान में इसी शब्द का यूज किया गया है, अनुमोदन। तो अब अनुमोदन अगर लोकसभा कर देती है, ठीक है, तो राष्ट्रपति फिर उस राष्ट्रीय आपात से संबंधित घोषणा को वापस ले लेगा, राइट, वापस ले लेगा। अगर वो लागू करना चाहती है आगे लोकसभा तो राष्ट्रपति लागू करने के लिए उसी प्रकार की घोषणा करेगा। वापस लेने के लिए अगर कहती है
अनुमोदन तो वापस ले लेगा राष्ट्रपति। लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि खंड 7 में जो भी कार्रवाई की गई है, क्योंकि यहाँ पर पूरी तरह से जो है लोकसभा ने अपना निर्णय लिया है और हो सकता है जो सदन है लोकसभा का वो सत्र में भी ना हो, लोकसभा सदस्य मिल करके इस तरीके का जो काम कर दें, तो उसके लिए क्या है, क्या व्यवस्था है कि लोकसभा के कितने सदस्य इस तरह से जो है अनुमोदन करेंगे। तो इसमें कहा गया है खंड 8 में कि खंड 7 में की गई कार्रवाई की सूचना लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 10वें भाग द्वारा हस्ताक्षर करके लिखित रूप में दी जाएगी। अब लिखित रूप में कम से कम 10वें भाग द्वारा, अर्थात जो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या है उसका 10वें भाग द्वारा हस्ताक्षर करके एक लिखित सूचना दी जाएगी। और ये लिखित सूचना किसको दी जाएगी, ये सवाल पैदा होता है। तो दोस्तों, अगर लोकसभा सत्र में है, अर्थात लोकसभा की बैठकें चल रही हैं, तो ऐसी स्थिति में तो स्वाभाविक सी बात है कि लोकसभा अध्यक्ष को इससे संबंधित सूचना दी जाएगी लिखित रूप में। लेकिन अगर लोकसभा सदन में नहीं, अर्थात सत्र में नहीं है, लोकसभा की बैठकें नहीं चल रही हैं, तो ऐसी स्थिति में इससे संबंधित लिखित सूचना फिर राष्ट्रपति को दी जाएगी। अब तीसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर यह बनती है कि इस प्रकार की सूचना देने की तारीख से, मान लो या तो लोकसभा अध्यक्ष को सूचना दी गई लिखित या राष्ट्रपति को दी गई, तो जिस तिथि को दी गई उस तिथि से 14 दिन के भीतर भीतर लोकसभा की एक विशेष बैठक बुलाई जाएगी। उस विशेष बैठक को करना आवश्यक है। ठीक है, यह बात कहां लिखी गई है, खंड 8 में। अब हम बात करते हैं खंड 9 की। तो अब सवाल यह आता है कि क्या राष्ट्रपति इस प्रकार के राष्ट्रीय आपात की घोषणा को कितनी बार लागू कर सकता है, यह सवाल दिमाग में आएगा, यह पूछा भी जा सकता है। तो यहां कहा गया है खंड 9 में कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति कितनी बार भी कर सकता है। जरूरी नहीं है कि पहले वो कर चुका है तो फिर नहीं करेगा, वो दोबारा भी कर सकता है। राष्ट्रीय आपात लागू है उसके दौरान भी दो राष्ट्रीय आपात लागू कर सकता है। इस तरीके की बात जो है अनुच्छेद 352 के खंड 9 में दी गई है। एक नोट पॉइंट यहां पर दिया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण नोट पॉइंट है और ये आपके दिमाग में आना भी चाहिए। आपको इसको समझने की भी जरूरत है कि राष्ट्रीय आपात जो है जब लागू कर दिया गया राष्ट्रपति के द्वारा, तो क्या ये राष्ट्रीय आपात से संबंधित जो बातें हैं इनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। यस, न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कब कही थी, ये कही थी मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघवाद 1980 में कि राष्ट्रीय आपात की भी न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि मनमानी तरीके से राष्ट्रीय आपात राष्ट्रपति लगा देगा। अब आपको ये तो पता ही है कि राष्ट्रपति खुद तो करता नहीं है, पीछे से मंत्रिमंडल होता है, पूरी तरीके से मंत्रिमंडल की सलाह पर ही काम करता है। आर्टिकल 75 आप पढ़े होंगे, आप जानते ही हैं, तो उसको तो बताने की जरूरत नहीं है। तो ये जो बातें हैं राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 से संबंधित महत्वपूर्ण बातें हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि एग्जाम व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको देख लेते हैं। जैसे अगर सवाल ये किया जाए कि भारत में राष्ट्रीय आपात कितनी बार लागू किया गया है, तो अभी तक 3 बार लागू हुआ है। सबसे पहली बार 1962 ईस्वी में लागू किया गया जब भारत पर चीन ने आक्रमण किया था, ठीक है। और दूसरी बार 1971 में जब पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया, और तीसरी बार 1975 में जब आंतरिक अशांति के कारण लागू किया गया। मैंने पहले इसकी चर्चा कर ली है। अब सवाल ये पूछा जा सकता है, कई बार सुमेलित करने वाले क्वेश्चन आ जाते हैं और एक तरफ राष्ट्रपति दे देगा और एक तरफ जो है ये आपातकाल के समय दे देगा। अब वो मिलान करिए कि किस समय के आपातकाल के समय कौन सा राष्ट्रपति था। तो याद रखिए, पहला जो 1962 में जो राष्ट्रीय आपात लगा चीन द्वारा भारत पर आक्रमण के समय, उस समय सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के राष्ट्रपति हुआ करते थे। 1971 में जो पाकिस्तान द्वारा भारत पर आक्रमण के दौरान लगा, उस समय वीवी गिरी राष्ट्रपति थे। और 1975 ईस्वी में, ये 71 की बात है, 1975 ईस्वी में आंतरिक अशांति के कारण जो राष्ट्रीय आपात लगा, उस समय राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। ठीक है, तो इस बात को याद रखिए। आगे कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे अनुच्छेद हम 358 की बात करें तो अनुच्छेद 358 कहता है, वर्तमान की अगर बात करें तो ये कहता है कि अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन किया जा सकता है। ठीक है, एक बात याद रखिए कि यहां जो है कभी भी मूल अधिकारों को बर्खास्त नहीं किया जा सकता है, उनको रद्द नहीं किया जा सकता, उनको निलंबित किया जाता है, सस्पेंड किया जाता है। ठीक है, सस्पेंड करने का मतलब है कि राष्ट्रीय आपात के दौरान जो है वो सस्पेंड रहेंगे, निलंबित रहेंगे, उसके बाद फिर ये वैसे ही लागू हो जाएंगे। तो ये प्रवर्तन में नहीं रहेंगे का मतलब क्या है, ये उस दौरान जो है सस्पेंड कर दिए जाएंगे, लागू नहीं रहेंगे। इनके द्वारा जो अधिकार दिए गए हैं भारतीय नागरिकों, वो अधिकार कुछ समय के लिए देश की परिस्थितियों के हिसाब से वापस ले लिए जाते हैं।
बस ये समझिए। उसके बाद फिर पुनः संविधान उनको वैसे ही वो अधिकार दे देता है। तो अनुच्छेद 19 के तहत जितनी भी स्वतंत्रताएं दी गई हैं उनको जो है अनुच्छेद 358 में कहा गया है कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ये स्वतः समाप्त हो जाएगा। अगर हम मूल अनुच्छेद की बात करें 358 की, जब इसमें संशोधन नहीं किया गया था तो इसमें लिखा गया था कि अगर राष्ट्रीय आपात लगता है तो अनुच्छेद 19 स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन बाद में इसकी जगह पर क्या किया गया, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर जब इसको जोड़ा गया आंतरिक अशांति के आधार पर, आंतरिक अशांति की जगह पर जब सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ा गया तब यह बात संशोधन करके यहां लिखी गई 358 में। तो अब वर्तमान में क्या लिखा हुआ है कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर अगर राष्ट्रीय आपात लगता है तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 19 निलंबित नहीं होगा। हाँ, राष्ट्रपति चाहे तो एक अलग से नोटिफिकेशन जारी करके, एक आदेश जारी करके उसको समाप्त कर सकता है, लेकिन यह स्वतः ही समाप्त नहीं होगा। तो यह बात समझ में आ गई होगी आपको। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 359 की। 359 कहता है कि आपात के द्वारा या आपातकालीन समय के द्वारा भाग 3 द्वारा प्रदत्त जो मूल अधिकार हैं वो उनका निलंबन कर दिया जाएगा। अर्थात इनको ये स्वतः समाप्त नहीं होगा बल्कि इनको आदेश निकाल करके राष्ट्रपति के द्वारा समाप्त किया जाएगा। लेकिन अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़ करके, अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़ करके बाकी के जो भाग 3 में अधिकार दिए गए हैं उनको निलंबित किया जा सकता है राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। ये स्वतः ही समाप्त नहीं होंगे। अब आगे हम बात करते हैं कि कुछ प्रश्न जैसे दिमाग में आपके आ रहे होंगे कि 1965 में राष्ट्रीय आपात क्यों नहीं लगाया गया, क्योंकि इस दौरान भी तो भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 1962 वाला जो राष्ट्रीय आपात लगाया गया था ये 1968 तक चला था। कब तक चला था? 1968 तक चला था, 1968 तक, 1968 तक ये चला था। तो इस दौरान फिर 1965 में राष्ट्रीय आपात लगाने की आवश्यकता नहीं महसूस हुई। ठीक, दूसरा क्वेश्चन ये है कि 1971 में लगा आपात 1977 तक चला, तो फिर 1975 में ये क्यों लगा दिया गया? तो इसका मतलब आप सीधा से ये समझिए कि कुल मिलाकर के आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपात लगाना था और इसको इसलिए लगाया गया ताकि अनुच्छेद 19 के जो उपबंध हैं उनको निलंबित किया जा सके, उनको निलंबित किया जा सके। इसलिए आपात के दौरान भी आपात लगाया गया, क्योंकि लोगों की जो स्वतंत्रताएं हैं अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो दी गई हैं, अगर उनको निलंबित नहीं किया जाएगा तो ऐसी स्थिति में जो है जो वो करना चाहते थे उस दौरान, आपात के दौरान प्राइम मिनिस्टर अर्थात श्रीमती इंदिरा गांधी, वो नहीं कर सकते। क्योंकि स्वतंत्रताएं आप जब सबकी लागू रहेंगी तो जो आप चाह रहे हो कि सारे लोग घर में रहें, कोई बाहर ना निकले, धारा 144 लगा दें, लोगों को जेल के अंदर डाल, ये सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते थे। इसलिए क्या किया गया कि दोबारा फिर आंतरिक अशांति के कारण, अर्थात आपात तो चल ही रहा था लेकिन अनुच्छेद 19 के उपबंधों को निलंबित करने के लिए, समाप्त करने के लिए नहीं, याद रखना, निलंबित करने के लिए फिर 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपात लागू किया गया। तो इसका सवाल, इस सवाल का भी आंसर आपको मिल गया होगा। एक महत्वपूर्ण पॉइंट और है कि अनुच्छेद 250 क्या कहता है। ये कहता है कि अगर राष्ट्रीय आपात लग गया तो ऐसी स्थिति में राज्य सूची के जो विषय हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? राज्य को है। लेकिन जब राष्ट्रीय आपात लग जाएगा तो ऐसी स्थिति में यहाँ इन राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो संसद को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, राज्य के पास नहीं रहता है। तो ये था राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में। मैंने हर संभव कोशिश की है समझाने की। इसके बावजूद भी अगर कोई आपके मन में डाउट हो या कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।